दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं होम रूल लीग आंदोलन से लेकर के गांधी इरविन समझौता तक की पूरी बात। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। जलियांवाला बाग कांड के बारे में पढ़ा जाएगा। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन का आना और नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो मैं आज आपको कवर करके देने वाला हूं। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? तैयार ही होंगे। अगर याद रखें दोस्तों, अगर निवेदन आप सभी से कि अगर कोई आपसे पूछता है पेड कोर्स के बारे में या किसी तरह के ऑनलाइन बैचेस के बारे में, तो आप उसे एक बार स्टडी 91 का सजेशन जरूर दें। वैसे मैं अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं तो मान के चलता हूं कि आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको हिस्ट्री कवर करनी है नितिन सर के साथ, यानी कि मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात आती है होम रूल लीग आंदोलन का। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है ये है क्या? ठीक है, याद रखिए इससे दो लोग संबंधित थे। एक तो नाम आता है एनी बेसेंट का, एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। परीक्षा में जो कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन आता है वह आता है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में किसने किया, भारत में इसकी शुरुआत किसने किया? तो जनरली जो लोगों को पता है वो पता है कि एनी बेसेंट ने किया था, जबकि ये क्या है? गलत है। एनी बेसेंट यहां पर उत्तर नहीं होगा। यहां पर सही उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए एनी बेसेंट से पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग एसोसिएशन की शुरुआत कर दिया था। याद रखिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में शुरू किया था, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था। सन वही था 1916। सन कौन सा था? 1916। ये वही वर्ष है जिस वर्ष मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना किया था, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसमें एनी बेसेंट का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लिख रहा है कि तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया, और इस लीग का कार्यक्षेत्र कहां पे था? तो कर्नाटक था, महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में बंबई को छोड़ करके, ठीक है, बाकी शेष महाराष्ट्र था। उसके अलावा मध्य प्रांत था और बरार था। ठीक है, ये चार क्षेत्र संबंधित है किससे? तिलक के लिए। और शेष भारत यानी तिलक वाले क्षेत्र को छोड़ करके शेष भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का और उसको प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट जी को जाता है। तो याद रखिएगा 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी इस लीग का गठन किया, होम रूल लीग का, और एनी बेसेंट ने अपनी लीग का मुख्यालय कहां पर बनाया था? अड्यार में स्थापित किया था। और इनका कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण भारत था। समझ में आ गया? तो इतनी बातें याद रखिएगा दोस्तों। ये किसने सबसे पहले किया और किसने किस प्रांत में किया उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने तो शेष भारत में किया था, केवल तिलक वाला आप याद कर लो। और तिलक वाले में आप देखेगा बेलगांव में गठन हुआ था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर। तो यही प्रश्न दे देता है, ठीक है, कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में या बंबई को छोड़ करके। ऐसा अगर टेक्निकल प्रश्न बन जाए तो ज्यादातर लोग गलत ही करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, करा इस आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देखकर सरकार इसके दमन हेतु सक्रिय हुई। देखिए सरकार यानी कौन सी सरकार? भारत सरकार तो थी नहीं, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। तो जितने भी इस तरह के एसोसिएशन बनते थे वो तो कांग्रेस को लेकर परेशान थी। कैसे कैसे करके कांग्रेस में फूट डालना चाहा, चाहे वो बंगाल विभाजन देख लो, चाहे वो मुस्लिम लीग का गठन देख लो। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह थे। तो सरकार खुद ही भारतीयों को तोड़ने में लगी हुई थी। तो देखती थी कि जितने भी एसोसिएशन बन रहे होते थे उन पर क्या करती थी? उन पर रोक लगाती थी ताकि ये एसोसिएशन निष्क्रिय हो जाए। देखिए क्या होता था, उसके पीछे रीजन क्या था? भाई आपको भी पता है और अंग्रेजों को भी पता था कि हम भारत में बहुत ज्यादा दिनों तक राजपाट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने किसी के घर पर कब्जा कर लिया तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपका वो कब्जा कितने समय तक रहेगा। भाई वो तो अवैध है ना। तो अंग्रेज अवैध तरीके से भारत के ऊपर कब्जा करके रह रहे थे। ठीक है, और भारत का शासन तंत्र अपने हाथों में लेकर के इसको जो है चला रहे थे, और भारत जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो अब अंग्रेजों को भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एसोसिएशन बने, संगठन बने, उस संगठन में लोग जुड़े और ये बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले ले, जैसे कि 1857 की क्रांति। ठीक है, और क्रांति के बाद कुछ ऐसी क्रांति हो जाए कि हमें भारत छोड़ना पड़े।
तो उस चीजों से अंग्रेज भी बचाव करते थे, तो चाहते ही नहीं थे कि भारत में कोई एसोसिएशन बड़े रूप में कार्य करे। छोटे मोटे एसोसिएशन चलते थे वो नहीं बोलते थे, लेकिन एसोसिएशन जैसे ही बढ़ने लगता था वो उसका दमन करना चाहते थे, उसको समाप्त कर देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भारत जो है छीन लिया जाए। तो वही लिख रहा है यहाँ पर, करा इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देख करके, ध्यान से देखेगा, इस आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देख करके अंग्रेजों ने क्या किया, इसके दमन हेतु कार्य करना शुरू किया और उसके बाद क्या किया, तिलक पर मुकदमा कर दिया अनायास का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पर क्या कर दिया, एक मुकदमा ठोक दिया। ठीक है, आगे देखिए, इतना ही नहीं, एनी बेसेंट को भी उठा करके जेल में डाल दिया, तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये समझिए। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा ना। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने किसकी ओर से मुकदमा लड़ा, तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा और उसके बाद जाकर के तिलक को जो है रिहाई दिलाए। अगर ये लोग ना होते तो शायद कुछ ऐसा होता कि जैसे पहले 6 साल के लिए तिलक को जेल में डाल रखा था, वैसे एक बार फिर से तिलक को जेल में डाल दिया जाता। करा इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, नाइट की उपाधि इनको मिली थी उसको त्याग दिया। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता जो हैं वो लीग में शामिल होना शुरू हो गए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो एक गरम दल के नेता के रूप में उनकी छवि उभरी थी, लेकिन बाद में कैसे भी करके उन्होंने नरम और गरम का मेलजोल बढ़ाया। दोस्तों, इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, इनका और एनी बेसेंट का, कि कांग्रेस से जो गरम दल वाले नेता बाहर हो गए थे उनको फिर से जोड़ने का काम किया कांग्रेस में। तभी तो लखनऊ पैक्ट हुआ। उस लखनऊ पैक्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लखनऊ पैक्ट में यही है कि लखनऊ पैक्ट जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1916 में, ठीक है, और वहां पर जो अंबिका चरण मजूमदार जी अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें तिलक जी और एनी बेसेंट के सहयोग से फिर से गरम दल नरम दल इनका मिलन हो गया, मुसलमानों का भी मिलन हो गया। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। और मुस्लिमों को लेकर के जो आलोचना की जा रही थी कांग्रेस में उसको मान भी लिया गया। ठीक है, जो 1909 का पृथक निर्वाचन मंडल आया था उसको कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वीकार कर दिया। उसकी वजह से थोड़े लोगों का दिल और दुखा। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें तो याद रखेगा मदन मोहन मालवीय, इनका दिल दुखा था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका दिल दुखा था। क्यों? क्योंकि आज कांग्रेस क्या कर रही थी, अपने उद्देश्य से भटक रही थी। ठीक है, जिसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, करें मांटेग्यू घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। और मांटेग्यू कौन थे? आपने मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम सुना होगा। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, जबकि मांटेग्यू उस समय भारत के सचिव थे। ठीक है, तो याद रखेगा, करें मांटेग्यू घोषणा के चलते एनी बेसेंट की जो गिरफ्तारी थी उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। और दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के कहने पर, तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस के लिए कोई महिला अध्यक्ष जो है चुनी गई थी। ठीक है, इसके पहले किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट को सबसे पहले 1917 में चुना गया था। किसके सजेशन पर? तो याद रखेगा, बाल गंगाधर तिलक जी के सजेशन पर यह हुआ था। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन के बारे में देखिए, लखनऊ अधिवेशन मैंने कहा ना कुछ खास नहीं है। 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था और वही नवंबर दिसंबर का महीना होता था, ज्यादातर दिसंबर होता था। तो दिसंबर में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसको कांग्रेस लीग समझौता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एक समझौता हो गया, गरम दल नरम दल के बीच में भी एक समझौता हो गया। तो अंबिका चरण मजूमदार के समय में यह हुआ था। लिख रहा 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। इसी अधिवेशन में गरमपंथियों की कांग्रेस में क्या हुई, पुनर्वापसी हुई। और किसके सहयोग से? एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से हुआ। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अगर आप कल्पना करेंगे आपकी परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। आपको 1% की कमी कहीं नहीं महसूस हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता, ध्यान दीजिएगा जरा, करा इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया। देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा पीछे ले जाकर के, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए, रटने रटाने की कोई बात ना हो। दोस्तों, आपको पता होगा 1905 में सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन क्या, इतना तो आपको पता होगा ना, बंगाल विभाजन क्या। जिसके बाद क्या हुआ, अच्छा, ये बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो आपको पता होगा दोस्तों 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। ठीक है,
16 अक्टूबर को, इसीलिए 16 अक्टूबर को काला दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? काला दिवस। इस दिन जितने भी हिंदू और मुसलमान भाई थे, लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधा और एकता को अपने प्रदर्शित किया कि हम टूटने वाले नहीं हैं, हम अलग होने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं, बंगाल का विभाजन क्यों किया? महाराष्ट्र का विभाजन कर दिया होता, कर्नाटक का कर दिया होता, उत्तर प्रदेश का कर दिया होता, बिहार उड़ीसा का कर दिया होता। आपने कभी कल्पना किया कि करजन को क्या जरूरत थी बंगाल का विभाजन करने की? कोई वजह रही होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, करजन का बंगाल विभाजन करने के पीछे जो रीजन था वो था हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। क्या था? हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। देखिए, जब तक लड़ाई नहीं होगा तब तक, देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम एकता, जैसे आज क्या होता है, आज पता है हमारी सरकार चाहती ही नहीं है कि सब लोग शिक्षित हो जाए। मुद्दा देखिए, मैं आपको एकदम फैक्ट चीज बता रहा हूं, हमारी सरकार चाहती ही नहीं है कि सभी जनता, सभी लोग क्या हो जाए? शिक्षित हो जाए। क्यों नहीं चाहती? वजह जानिए। अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सब लोग बोलना सीख जाएंगे, सब लोग सरकार के प्रति उसकी जवाबदेही मांगना शुरू करेंगे। भाई देखो, अनपढ़ गवार आदमी होगा तो सरकार उनको कैसे भी लठ लेके क्या करेगी? मार देगी, पीट देगी, जो चाहेगी वो कर देगी। हाँ, और अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो हम आज क्या कर रहे हैं? हम जो है रोजगार के मुद्दे पर बोल रहे हैं और सरकार को सुनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या है? शिक्षित हैं। तो जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे भारत में, सरकार के लिए खतरा उतना ही ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? सरकार के लिए खतरा उतना ही ज्यादा रहेगा। तो सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि पूरे देश के सभी लोग क्या हो जाएं? शिक्षित हो जाएं, या सबका काम क्या हो जाए? परिपूर्ण हो जाए। ऐसा कभी नहीं चाहती। क्यों? उसमें सरकार का नुकसान है, सरकार को राजनीति का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? अरे अनपढ़ गवारों के साथ राजनीति होती है, शिक्षित लोगों के साथ क्या राजनीति होगी बताओ? शिक्षित लोगों को तो क्या चाहिए? उनको मुद्दा चाहिए। शिक्षित लोगों को अगर आप बेवकूफ नहीं बना सकते, 5 साल बाद आप वापस नहीं लौट सकते, तो अगर शिक्षित लोगों ने सरकार चुना है तो 5 साल बाद फिर दोबारा सरकार वापसी नहीं कर पाएगी अगर उनका मन पूरा नहीं कर पाई तो। और बाकी लोगों के साथ है, बाकी लोगों के साथ जैसे शासन तंत्र चल रहा था वैसे चल रहा है। ठीक है, तो ना तो सरकार चाहती है कि समस्त लोग शिक्षित हों और सबको रोजगार मिले, ये उसकी मंशा ही नहीं है। उसी तरह से उस समय करजन जो है सोचता था कि अगर हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहेगी तो याद रखो ये दोनों एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए आज नहीं तो कल प्रयास करेंगे ही करेंगे। इससे अच्छा है इनके बीच में फूट डाल दो। इनके बीच में क्या डाल दो? फूट डाल दो। अब फूट कैसे पड़ता वो सुनिए कहानी। फूट ऐसे पड़ता दोस्तों कि इसने क्या किया, आप अगर देखेंगे तो जो आज बांग्लादेश है ना, आज जो बांग्लादेश है वो भी एक समय में पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश की तरफ मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की तरफ हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, करजन ने क्या किया कि वहां पर बंगाल का विभाजन कर दिया कि यार ये मुसलमानों का क्षेत्र है, ये हिंदुओं का क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए उससे क्या हुआ, अब सब मुसलमान तो यहां पर राखी बांधने शामिल नहीं हुए। कुछ मुसलमान ऐसे थे जिनको लगा हाँ करजन भगवान है। करजन ने मुसलमानों के बारे में सोचा। क्या सोचा? सोचा कि खराब किया? सोचा नहीं, खराब किया। हमारे एकता को तोड़ दिया। ठीक है, हमारे एकता को तोड़ दिया। तो यहां पर अच्छा जो बाकी लोग थे कुछ लोग उसके सपोर्टिव भी हो गए। क्यों? अच्छा सोचा क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए एक प्रॉपर जगह तो बना दिया। अरे यार तुम्हारे लिए पूरा भारत था, तुमको एक छोटे से जगह में सीमित कर दिया। ये बोल रहे हो कि तुमको जगह दे दिया गया? जगह नहीं दिया गया, तुम्हारे लिए एक कोठरी बना दिया गया। अभी पूरा घर ही तुम्हारा था, अब घर का एक कोना तुम्हारा हो गया खाली। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर करजन के द्वारा यह कार्य किया गया। इसके बाद अच्छा जब आंदोलन बहुत बड़ा हुआ तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया। अच्छा बंगाल विभाजन रद्द हो गया और लॉर्ड कर्जन को वापस बुला लिया गया ताकि लोग शांत हो जाएं ताकि आंदोलन ना छिड़ जाए। ये आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में, ये बड़ा ना हो जाए, वो छोटा रहे, इसके लिए कर्जन को अंग्रेजी सरकार ने वापस बुला लिया। कर्जन वापस आओ। ठीक है, ताकि जनता की नजर में अंग्रेजी सरकार एक बार फिर से अच्छा बन सके। और उसको बुलाने के बाद मिंटो दूती को कहां भेजा गया? भारत भेजा गया वायसराय बनाकर। अब मिंटो दूती आया तो मार्ले मिंटो सुधार लेके आया 1909 में। कहा कि जगह होगा नहीं, लेकिन हाँ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। पृथक निर्वाचन मंडल मतलब अभी तक उनका जो नेता होता था वो हिंदू भी हो सकता था, मुसलमान भी हो सकता था, लेकिन अब कहा गया कि यार अगर 100 भारतीय हैं या 100 हिंदू व्यक्ति नेता हैं तो उसमें कम से कम 20-30 तो मुसलमान होने चाहिए। ठीक है, ये धारणा पैदा किया गया उनके माइंड में, ये धारणा पैदा किया गया। अभी तक 100 सीट पर कितने भी मुसलमान हो सकते थे, अभी फिक्स कर दिया गया उनको कि नहीं 20 सीट पर मुसलमान ही होंगे। ठीक है, केवल 80 पे हिंदू होंगे। तो ऐसी एक धारणा बनाई गई 1909 में, इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम
नाम से जानते हैं। तो जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो ये भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का एक क्या था, एक औजार था, आप कह सकते हो कदम था, और इसका विरोध कांग्रेस ने खुलकर किया। तो उस समय तो कांग्रेस ने विरोध किया और अगले 5-6 सालों तक लगातार कांग्रेस विरोध करती रही, लगातार कांग्रेस विरोध करती रही। और इधर मुसलमानों के लिए 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने एक पार्टी बना रखी थी मुस्लिम लीग के नाम से, मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बना रखी थी। और इधर क्या होता, अब इधर ध्यान दीजिए, अब 1916 में वही कांग्रेस जो अभी तक विरोध कर रही थी, 1916 में ऑफिशियली क्या किया, मान लिया। किसको मान लिया, ये मार्ले मिंटो जो सुधार था, ठीक है, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। किसने, कांग्रेस ने। तो जो कांग्रेस के जो कुछ और नेता थे, बड़े सिंसियर नेता थे, उन्होंने कहा कि आज तक यही मुद्दा कांग्रेस के लिए क्या था, खराब था, और आज यही मुद्दा कांग्रेस के लिए क्या हो गया, सही हो गया। अगर हम मोदी जी की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा यही मोदी जी आधार कार्ड का विरोध कर रहे थे 2014 के पहले, जब आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट कांग्रेस के द्वारा लाया गया, तो यही मोदी सरकार विपक्ष में आधार का विरोध कर रही थी कि आधार हमारे देश के लिए सबसे खराब है। और आज वही मोदी सरकार आधार का क्या कर रही है, तारीफ कर रही है। यार हम देखो कटाक्ष नहीं कर रहे, हम आपको मुद्दा बता रहे हैं, उस मुद्दे को आज के मुद्दे से जोड़ करके। तो समय के साथ परिवर्तन होता है भाई। उस समय में लगा कि नहीं यार विरोध करना चाहिए, तो कांग्रेस ने विरोध किया। 1916 में कांग्रेस को लगा कि नहीं यार लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। भाई यार विरोध का मतलब ये ना हो कि हम मुसलमानों से अलग हो जाएं, हम एकता को बनाए रखने के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बात से एकता विखंडित होती है तो यार बात को ही छोड़ देते हैं, एकता जरूरी है ना। तो यहां पर क्या किया, कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। देखिए अगर आप यहां एडमिशन लिए हैं ना, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है, बिल्कुल चिंता मत करिए और आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा कांग्रेस लीग समझौते, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था, ऑफिशियली क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इसी अधिवेशन में, ये जो लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में चंपारण जो बिहार में, वहां से चल करके राजकुमार शुक्ला कहां पहुंचे थे, लखनऊ पहुंचे थे, और यहीं पर राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी से मुलाकात किए और चंपारण के किसानों का दुख भरी दास्तान गांधी जी को सुनाया। क्या सुनाया कि चंपारण जो जगह है बिहार में, गांधी जी वहां पर अंग्रेज हमसे जबरदस्ती खेती करा रहे हैं। हमारे 3/20 खेत पर, यानी 3 कठिया पद्धति वहां लगी हुई थी, उस पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया है। अगर हम अपने खेतों में नील की खेती करते हैं तो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, हमारी वो मिट्टी बंजर हो जाती है, फिर हम वहां से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसलिए हम नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज हमें मार मार कर हमसे खेती करा रहे हैं, ज्यादा दरों पर लगान वसूल रहे हैं, जबरदस्ती खेती करा रहे हैं। कुछ लोग अगर हम खेती करने को तैयार भी हो जाते हैं तो हमें जो है हमारे मूल्य का, मतलब उस नील की खेती का जो मूल्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। बताइए गांधी जी हम लोग क्या करें। गांधी जी एक बार आप चलिए ना, सुना हो कि आप अफ्रीका में बहुत बड़ा आंदोलन करके आए, वहां को लोगों को जो है आपने बहुत कार्य किया, तो एक सत्याग्रह गांधी जी हमारे लिए चलाइए ना। राजकुमार शुक्ला बड़ा मना करके गांधी जी को लेके जाते हैं और यही महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन होता है, चंपारण आंदोलन, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है। चंपारण आंदोलन, गांधी जी गए और चंपारण आंदोलन वहां पे शुरू किया। थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बता दूं मैं आपको, 1916 से कहानी शुरू करूंगा 15 में। याद रखें 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहां पर आ गए थे, वापस भारत आ चुके थे, ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा, परीक्षा में आज भी पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में इसके पहले 1893 में कहां गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, और वहां उन्होंने अंग्रेजों की रंग भेद नीति के खिलाफ जो है विरोध किया था। और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, क्या किया था, एक नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। इसके अलावा वहीं पर एक फिनिक्स आश्रम भी बना रखा था, ठीक है। और इसके अलावा जर्मन मित्र हरमन कोलेनबाग की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म भी स्थापित किया था। ये तीनों जो संस्था आप देख रहे हैं, संस्था नहीं है, ये दोनों आश्रम के नाम है, जैसे फिनिक्स आश्रम हो गया और टॉलस्टॉय फॉर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों आश्रम थे उनके, और नटाल इंडिया कांग्रेस है उनकी संस्था का नाम था, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका भी शुरू की, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जी इंडियन थे, तो इंडियन का ओपिनियन, यानी इस मुद्दे पर ओपिनियन क्या था, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहां पर किया, अफ्रीका में किया था, साउथ अफ्रीका में, ठीक है।
इसके अलावा ये इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी, इसके प्रथम संपादक कौन थे, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखेगा मनसुख लाल नजर। ठीक है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे, मनसुख लाल नजर। और यह पत्रिका कई भाषाओं में आती थी, गुजराती में भी आती थी, हिंदी में आती थी, तमिल में आती थी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होती थी। 4 भाषाओं में पत्रिका छप के निकलती थी ताकि सभी तक पहुंच सके। 1915 में जब महात्मा गांधी जी भारत आए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय वाला तो 1939 से 45 तक चलेगा। ठीक है, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता किया, यानी भारत से सैनिकों की भर्ती कराया। कहां पर, ब्रिटिश सेना में। ठीक है, कि जाओ और प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ो। इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें सार्जेंट की उपाधि दिया था। क्या दिया था, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। उपाधि इनकी जो थी कैसरे हिंद दिया था। ठीक है, कैसरे हिंद। ठीक है, याद रखेगा महात्मा गांधी को जो उपाधि मिली थी अंग्रेजों की तरफ से, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद किया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, लिख रहा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। अब जब भारत में आ गए तो भारत में आने के वहां पे तो देखिए 2 आश्रम मैंने बताया, एक था फिनिक्स आश्रम, याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉलस्टॉय फॉर्म है। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे दोस्तों 1915 में अहमदाबाद के पास में कोचरब है, वहां पर एक सत्याग्रह आश्रम बनाया। आगे चल के फिर से इसको रिफर्निश्ड किया। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम ये साबरमती के पास, नदी के पास था, तो इसको याद रखेगा। गांधी जी ने 1916 में जो होम एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था उसका विरोध किया था। यार पूरे देश के लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी जी को क्या दिक्कत था, क्यों दिक्कत था, तो वो सुनिएगा दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट था होम रूल लीग के नेताओं का। क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब वो उनका उद्देश्य था, वो क्या चाहते थे हमेशा कि अंग्रेजों के ऊपर हर तरह से मुसीबत बनी रहे, ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। भाई यहाँ के जो नेता थे वो अंग्रेजों की हर चाल से वाकिफ थे। 1885 से कांग्रेस चल रहा था और नरम दल गरम दल आ चुके थे, और तब से लेकर के अरे कितना समय बीत चुका था, 30 साल का समय बीत चुका था। तो 30 साल तक अंग्रेजों को परख लिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी तो अब एंट्री कर रहे हैं ना, महात्मा गांधी जी के समय से बहुत पहले 30 साल तक जो है लोग यहाँ पर झेल चुके थे, तो लोग जानते थे कि अंग्रेजों के साथ कैसा बिहेवियर करना है उनको। ठीक है, इसीलिए चाहते थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत हमेशा बनी रहे, ये भारतीयों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जाता था, और महात्मा गांधी जी इसको गलत मानते थे। अरे आप देखो ना, एक तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भिड़ी भिड़ा चलती थी किसके का साथ, अंग्रेजों के साथ। दूसरी तरफ 1915 में ही 1915 की कंडीशन इसकी बता रहा हूं, और 1915 की कंडीशन अगर गांधी जी की बता दें तो गांधी जी क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना में भर्ती करवा रहे थे। तो बताओ दोनों लोगों का उद्देश्य एकदम अलग अलग है कि नहीं। एक लोग टांग खींचना चाहते हैं, दूसरे लोग टांग को मजबूत करना चाहते हैं। तो यहां पर एक आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के बीच में। आगे देखिए, गांधी जी के भारत में सत्याग्रह का जो क्रम रहा है वो क्या रहा है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। राजकुमार शुक्ला के कहने पर बिहार के चंपारण में गए, वहां जाकर के तिनकठिया पद्धति को समाप्त कराया था। समझ में आ गया ना। और दूसरा क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हो रहा था दोस्तों, यहां पर जो है बोनस उनका नहीं बढ़ाया जा रहा था, तो इसको लेकर के एक आंदोलन चल रहा था 1918 में, याद रखेगा। और खेड़ा आंदोलन भी 1918 में है, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के द्वारा आंदोलन चलाए गए थे। बाकी रॉलेट सत्याग्रह के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में चर्चा मैं थोड़ा पहले भी कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से ऑफिशियली चर्चा कर देता हूं। दोस्तों लिख रहा है, फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे तब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कोई मुकदमा नहीं, सीधा जेल में डाल दिया। मुकदमा कब चलेगा उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया। ये तो गलत है ना। आज भी अगर आज मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है कि आज अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यह कंपलसरी नियम है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाना होगा। लेकिन उस समय यह रॉलेट एक्ट है, इसलिए कहा गया इस कानून को बिना वकील, अरे जब मुकदमा ही नहीं तो वकील किस बात का, बिना वकील बिना अपील, आपको कोर्ट भी नहीं जाना तो अपील किस बात का, बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब कोई नियम कानून नहीं, बस गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया, अनलिमिटेड समय के लिए, कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून है रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है।
लिख रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में एक व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, नाम सुना है, श्रद्धानंद, ठीक है। लिख रहा है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का एक सुझाव दिया था और उसको बहुत सारे लोगों ने माना भी, ठीक है, कि अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दीजिए। जब अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर देंगे तो अंग्रेज क्या कर देंगे, भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। क्यों? अरे उनका इनकम जो रुक गया, ठीक है, उनका इनकम जो रुक गया। तो ऐसा भारत वाले भी कर सकते हैं। अगर ये काम उस समय में किया गया तो ऐसा भारत वाले भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, टैक्स देना बंद कर दो। हालांकि पेनल्टी चार्ज करेगी, लेकिन जब ये आंदोलन के बड़े रूप में किया जाएगा तो कितने ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी? नहीं। जैसे पूरे भारत वालों ने मिलकर अगर किसी को मार दिया तो यहां कोई संविधान नहीं काम करता, कोई संविधान नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि संविधान की जो पावर है वो जनता में निहित है, और जब जो डिसीजन जनता ने ले लिया फिर वही क्या है, सर्वमान्य डिसीजन है। वहां जबरदस्ती आप कुछ लागू नहीं कर सकते। अरे यार, जनता से ही तो भारत है, या भारत कुछ अलग है? भारत की जनता ही भारत है। भारत कहां है बताओ? आपने भारत को कहीं देखा? ये भारत जो है, भारत की जनता ही भारत है, ठीक है। तो ये आप समझिए। और संविधान की ताकत जो है, सबसे बड़ा संविधान जरूर माना गया, लेकिन उस संविधान से भी ऊपर किसको माना गया? जनता को माना गया। यही तो लोकतंत्र है। तो अगर जनता ने फैसला कर दिया तो कोई भी गद्दी से हट जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, मतलब भारत में कुछ भी हो सकता है। तो अगर जनता ने डिसीजन ले लिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, टैक्स देना बंद कर देंगे, जो उस समय चला करता था, तो सरकार ऐसे ही थर-थर कांप जाएगी, ऐसे ही थर-थर कांप जाएगी। सरकार को निर्णय लेना होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 में क्या किया गया, देश भर में एक हड़ताल का आयोजन किया गया। कब? 6 अप्रैल 1919 को यह आयोजन किया गया था, ठीक है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड घटित होने वाला है। अभी 6 अप्रैल चल रहा है, एक हफ्ता बाकी है, ठीक है। तो यहां पर महात्मा गांधी जी के सहयोग से क्या हुआ, देश भर में हड़ताल क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। अब देखिए क्या होता है। लिख रहा 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता, दो बड़े नेता थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन और दूसरे थे किचलू, ठीक है। सैफुद्दीन और किचलू, सैफुद्दीन किचलू एक ही नाम था, और दूसरे थे डॉक्टर सतपाल, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर दिया गया उसी रॉलेट एक्ट के तहत। और रॉलेट एक्ट में क्या दिया था कि सरकार यानी अंग्रेज जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और कितने भी समय के लिए जेल में बंद रख सकते हैं। तो गिरफ्तार तो कर लिया गया, अब तो कोई नियम कानून था नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, 13 अप्रैल को एक सभा आयोजित की गई जलियांवाले बाग में, अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई। यह सभा फिलहाल तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। क्यों? क्योंकि यहां पर खाली ये हो रहा था कि गिरफ्तार क्यों किया गया, अभी कैसे छुड़ाया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा। करा इस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर, क्या नाम था, जनरल था, जनरल डायर। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। उस पार्क में एक कुआं था और एक कुआं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे। कहा जाता पूरा कुआं लबालब भर गया था, लाशों की ढेर से लबालब भर गया था। जो लोग ऊंची ऊंची दीवार को फाड़ना चाह रहे थे उन्हें घेर घेर कर गोलियां मारी गई। कल्पना करिए, एक भी व्यक्ति वहां से जिंदा नहीं बचा, एक सिंगल व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, मतलब स्वस्थ तरीके से। जो था पता चला गोली लग गया, अगर बच भी गया तो घायल अवस्था में था, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। नियति भीड़ पर गोली चलाया था किसने, जनरल डायर ने। बाद में इसके पद को घटा दिया गया, जनरल से घटा करके उसको कर्नल बना दिया गया, मतलब नीचे डिमोशन कर दिया गया उसका। और बाद में 1927 में ऐसे ही इसका देहांत हो गया, ठीक है। 1927 में क्या हुआ, इतना इसकी निंदा हुई कि अपने आप मर गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। करा इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि त्याग दिया था। एक चीज और बताओ दोस्तों, कहा जाता है कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 में किया, तो ये गलत है। याद रखिएगा दोस्तों, जो जनरल डायर जो गोली चलाया था ना, ठीक है, वो ऑलरेडी कब मर चुका था, 1927 में मर चुका था। इसके ऊपर जो उस समय का आप क्या कह सकते हो यार, गवर्नर था, पंजाब का जो गवर्नर था उसका भी नाम डायर था, संजोग सिंह। उसका नाम माइकल ओ डायर था। क्या नाम था, जनरल डायर नहीं, उसका नाम था माइकल ओ डायर। उसी ने ऊपर से आदेश दिया था तो नीचे से इसने फायरिंग किया था, ठीक है। तो याद रखेगा 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारा है। किसको, माइकल ओ डायर को मारा है जाकर के लंदन में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये तो पहले ही निपट चुके थे जनरल डायर, तो इसको ध्यान रखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लिख रहा है कि इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि या नाइट की उपाधि जो मिला था इनको, वो इन्होंने त्याग दिया, ठीक है। अरे जनगण मन जब गाया था इन्होंने, तब इनको नाइट की उपाधि मिली थी। करा वायसराय की कार्यकारी परिषद
के सदस्य थे शंकरन नायर, उन्होंने कार्यकारी परिषद से ही इस्तीफा दे दिया। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में पहुंचना कितना कठिन कार्य हुआ करता था, और यहाँ जलियांवाले बाग के विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, याद रखिए। कराई हत्याकांड की जांच हेतु एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन। क्या बना? हंटर कमीशन। पूछता परीक्षा में हंटर कमीशन किस लिए बनाया गया था? तो जलियांवाले बाग कांड की जांच के लिए बनाया गया था हंटर कमीशन। करा इस समिति में, हंटर कमीशन में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया। एक थे चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे थे सुल्तान अहमद, तीसरे थे जगत नारायण। ये 3 लोगों को शामिल किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में और भी मेंबर थे, जैसे उसमें महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे, जयकर थे। इन लोगों के साथ मिलकर के एक समिति बनाया जो इस जलियांवाले बाग कांड की जांच कर रहा था। इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन ये मुसलमानों ने शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। बट कहानी क्या है उसको समझ लीजिए दोस्तों। कहानी शुरू होती तुर्की से। तुर्की एक देश है मुसलमानों का, आपको पता होगा, राजधानी इस्तांबुल है। ठीक है, करा तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था, जो कि धार्मिक पद माना जाता था। मुसलमानों का अपना एक धार्मिक पद माना जाता है, जैसे हिंदुओं में एक धार्मिक पद माना जाता है दोस्तों आदि शंकराचार्य को, जगत गुरु आदि शंकराचार्य या कोई पीठाधीश है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? बड़ा मान जान देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि महान संत हैं, महान संत हैं। उसी तरह से मुसलमानों में खलीफा का जो पद था वो तुर्की में था। ठीक है, तो सुल्तान खलीफा था उस समय, और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, प्रथम विश्व युद्ध में कौन जीता था? इंग्लैंड। ठीक है, ये विजेता देश में भी था। तो ये क्या करता था? तुर्की को दंडित करना चाहता था, और तुर्की को दंडित करके वहां से खलीफा का पद समाप्त करना चाहता था। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो दंडित करना चाहता था। तो भाई तुर्की क्योंकि मुख्य देश था मुसलमानों का, तो जो भारत में रहने वाले मुसलमान थे उन्होंने कहा कैसे तुम दंडित करोगे, बता दो तुम। ठीक है, तुम वहां दंडित करोगे, तुम्हारी नैया यहां डुबा देंगे हम, भारत में क्या करेंगे? तुम्हारी नैया हम डुबा देंगे। तो ये पूरी कहानी थी यहां पर। तो तुर्की को दंडित करना चाहते थे, इससे मुसलमान, भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। भारतीय मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए, पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए। करा इस घटना के पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद अली शौकत अली, अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं लोग, मोहम्मद अली, शौकत अली, इसके अलावा मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, ठीक है, हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। और अभी तो एक कमेटी मुसलमानों के द्वारा ही बनाई जा रही थी, लेकिन इससे हिंदू व्यक्ति भी जुड़े। महात्मा गांधी जी को ही अध्यक्ष बना दिया गया, पूरा कार्यभार महात्मा गांधी जी के कंधों पर डाल दिया गया कि खिलाफत आंदोलन को शुरू करने की जिम्मेदारी गुरु आप ही की है। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे हिंदू नेता जो थे, आपका जो कांग्रेस जो था वो भी आकर के इस खिलाफत आंदोलन से जुड़ गया, और यहां पर उन्होंने मुसलमानों का सहयोग दिया। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता मतलब क्या होता है? हमारे समय में आप काम आओ और आपके समय में हम काम आएंगे, यही तो था एकता का परिचय। तो यहां पर लोगों ने दिया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आयोजन का सम्मेलन का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया। तिलक और महात्मा गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन में अपना पूरा समर्थन दिया था। ठीक है, और हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर भी माना गया था कि अंग्रेज एक तरफ होकर के जिस तरह से वो क्या करते हैं, भारतीयों में फूट डालना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, ये एक अच्छा मौका है कि हम क्या करें, मुसलमानों के साथ डटकर खड़े रहे। ठीक है, ताकि समय आने पर वो भी हमारा साथ दे। आगे शुरू होता है दोस्तों असहयोग आंदोलन। क्यों? क्योंकि हंटर आयोग का कोई मतलब नहीं निकला, खिलाफत आंदोलन भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब आंदोलन एक बड़े पैमाने पर करना होगा, और अगर तुम सब ने हमारा साथ दिया तो 1 साल में हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। क्या करेंगे? 1 साल में मैं स्वराज की प्राप्ति दिला दूंगा आपको। ठीक है, मतलब देश को आजाद करा दूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा 2 साल तक यह आंदोलन चलता रहा। कितना? 2 साल से भी अधिक समय हो गया, लेकिन कुछ मिला उला यहां पर नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखते हैं, लिख रहा है 1 अगस्त 1920 को दिन निर्धारित किया गया, डेट कि इसी दिन से हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। और जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था, संजोग देखिए बाल गंगाधर तिलक जी की उसी दिन मृत्यु हो गई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन उसी दिन स्टार्ट किया गया। लिख रहा है कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया। इसके पहले का अधिवेशन हो चुका था, लेकिन यहां पर एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना और
और विधान परिषदों का बहिष्कार करना और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया? लाला लाजपत राय जी को बनाया गया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन संयोग ही ऐसा था कि उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से यहां बाल गंगाधर तिलक के जगह पर लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष चुना गया। लिख रहा है नागपुर अधिवेशन 1920 में सीआर दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया। हालांकि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन याद रखेंगे नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो रखा है वो याद रखेंगे सीआर दास ने रखा। सीआर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, उसको याद रखेगा। आगे देखिए, करा कि कांग्रेस की नीतियों में आए बदलावों की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खारपड़े, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट ने क्या कर दिया? कांग्रेस को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपनी लीग से थोड़ा थोड़ा भटक रही थी, मुद्दों से भटक रही थी और ये लोग मुद्दे वाले आदमी थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया? समय के साथ कांग्रेस छोड़ दिया। देश के जाने माने वकीलों में सीआर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, अरोड़ा आशफ अली, इन सभी लोगों ने क्या कर दिया? वकालत छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन में क्या किया गया? उसका नाम क्या था? असहयोग, यानी अंग्रेजों को हर प्रकार से जो सहयोग भारतीयों के द्वारा मिलता है वो समाप्त कर दिया जाए। तो लोगों ने, जो बच्चे थे उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया, जो सरकारी नौकर थे उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। समझिए बात को, जो टैक्स दिया जा रहा था वो भी बंद कर दिया। ठीक है, जो विदेशी वस्तुएं थी, जिनके घरों में कपड़े थे, ये सारी चीजें विदेशी थे ना, उनको रोड पर ला करके माचिस मार दिया गया, जला दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। जो वकील थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दिया। मतलब बचा क्या? हर तरह से अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर कितना भी कदम उठाया जा सकता था उठाया गया। असहयोग आंदोलन इसलिए इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखेगा। करा इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेताओं में सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी बसंती देवी का नाम आता है। तो परीक्षा में जब एकदम गंदे टाइप के प्रश्न बनते हैं ना, तो वहां पर ये अच्छे टाइप के प्रश्न साबित हो जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखेगा। लिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा सब तो ठीक है, जलियांवाला बाग कांड हुआ, हमने जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, हमने भी अपनी नाइट या सर की उपाधि त्याग दिया, लेकिन कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ऐसा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, उसको भी याद रखेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, लेकिन एक के बजाय 2-2.5 वर्ष बीत गया, ये नारा पूरा नहीं हुआ, ये स्वराज वराज मिला नहीं। लिख रहा 5 फरवरी 1922 को जब अंत हो गया, ठीक है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पड़ता है गोरखपुर जिले में। परीक्षा में प्रश्न आता है, लोग देवरिया चूज कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उत्तर है गोरखपुर। चौरी चौरा जो जगह है वो गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। लिख रहा है चौरी चौरा में पुलिस थाने पर हमला करके आग लगा दिया गया। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि लोग अंग्रेजों के ताने सुन करके क्या हो गए थे? थक चुके थे, और यहां पर आग लिया गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई, और ये हिंसात्मक दौर था। ठीक है, यहां पर हिंसा हुआ और हिंसा को जरा भी सपोर्ट करने वाले नहीं थे महात्मा गांधी जी, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को, बारदोली में उस समय बैठे थे और वहीं से इस आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी ने 5 फरवरी को यहां आग लगाया गया। 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली की बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा महात्मा गांधी जी ने अपने इस चलाए गए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया कि अब आंदोलन हिंसक होते जा रहा है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने नहीं सोचा कि जो उन्होंने कहा था 1 साल में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, उसका क्या न बोले होते। ठीक है, अभी जोगी बाबा हो गए क्या कि जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, ठीक है, बाकी सब करेंगे, जो बोलेंगे केवल वो नहीं करेंगे। आगे देखिए, लिख रहा है कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेना ये बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाया। अरे भाई, जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया, जैसे इनको तो नेतागिरी करना था गांधी बाबा को, ठीक है, तो इन्होंने तो कह दिया कि हम लाए और हम वापस ले लिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जिन्होंने अपना नौकरी छोड़ा उनका क्या बताओ? आपके लिए, स्वराज के लिए जिन्होंने अपना नौकरी छोड़ा उनका क्या? उन्होंने गांधी के लिए नौकरी थोड़े छोड़ा था, उन्होंने देश की आजादी के लिए नौकरी छोड़ा था। आंदोलन मजबूत हो, आंदोलन को मजबूत करने के लिए नौकरी छोड़ा था। जो बच्चों ने 2 साल तक विद्यालय नहीं गए, ठीक है, पढ़ने, उनका क्या?
जिन लोगों ने अपनी नौकरियां त्यागी उनका क्या, जो अध्यापक ने अपना प्राचार्य पद छोड़ दिया, अध्यापक का पद त्याग दिया, उनका क्या, ठीक है, जिन वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी उनका क्या। हाँ, आपने तो प्रस्ताव मारा और वापस कर लिया। और अंग्रेज क्या हिंसा नहीं करते थे क्या? अंग्रेज भी तो हिंसा करते थे। तो भाई गांधी जी का मानना था भाई कोई एक गाल पे एक तमाचा मारे दूसरा सामने कर दो। आज इतने बदतमीज आदमी लोग हो गए कि आप गाल सामने करते जाओ तमाचा मारते जाएंगे, आप गाल सामने करते जाओ तमाचा मारते जाएंगे जब तक आप न सुधर जाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के द्वारा ये जो लाया गया इसका जो है विरोध किया। जैसे उसमें कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भी विरोध किया। मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने किया। राजगोपालाचारी थे, सीआर दास जी थे, ये लोगों ने क्या किया, विरोध किया। और इसी के बाद दोस्तों सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वराज पार्टी बनाया। इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया कि देखो अगर सच में आज़ादी चाहिए ना तो हमें भी चुनाव लड़ना होगा, हमें पार्टी बनाना होगा, हमें चुनाव लड़ना होगा, हमें संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना होगा, तब तो हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया, ठीक है। और स्वराज पार्टी किसने बनाया है, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया है, ठीक है। सीआर दास इसके अध्यक्ष बनाए गए और मोतीलाल नेहरू ये इसके महामंत्री बनाए गए, ठीक है। और एनसी केलकर और श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे, इसको याद रखेगा। करा स्वराजियों ने चुनाव में हिस्सा भी लिया, भाग भी लिया। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल, ये सरदार भाई पटेल के बड़े भाई थे, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष भी निर्वाचित करा दिया, मतलब ये लड़ करके उनको सफल करा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक पदों पर भारतीयों का प्रवेश शुरू हुआ। ये स्वराज पार्टी बनने के बाद की कहानी है, ठीक है। क्योंकि स्वराज पार्टियों का कहना था कि यार हमें जाना पड़ेगा तंत्र में, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं देश बदलना चाहिए तो पढ़े लिखे एजुकेटर जब तक संसद में नहीं पहुंचेंगे तब तक देश बदलने वाला नहीं है। कैसे बदलेगा यार, उतना बुद्धि भी तो उन लोगों को होना चाहिए जिनको अपने देश का इतिहास नहीं पता, जिनको अपने देश का भूगोल नहीं पता, संविधान नहीं पता, अपने देश की इकोनॉमी के बारे में जानकारी नहीं है, एक एक राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है, वो वहां संसद में बैठे हैं, वो हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं। कितने बुद्धिमान लोग हैं जरा आप मुझे बता दो, कितने बुद्धिमान लोग हैं यार। नेता माने क्या होता है, नेता को इंग्लिश में कहा जाता है लीडर, और लीडर मतलब होता है लोगों को लीड करने वाला, लोगों को लीड करने वाला, और लीडर कहलाता है। लीड कैसे करेगा, जब सारी व्यवस्था को मैनेज किया जाए, और मैनेज करने का गुण एक मैनेजमेंट का गुण होता है, वो हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो वहां तो क्या हुआ, जिसके पास पैसा है टिकट खरीदा, चुनाव लड़ा, पहुंच गया। कितना बुद्धि है बताओ वहां पे बैठे लोगों को, कितना बुद्धि। कितने ऐसे नेता हैं बताइए किनका किसके पास कितनी बुद्धि है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मुझे लगता है कि जो सबसे मतलब गंदे लोग थे समाज के, मतलब जिनका कोई आधार नहीं था, जिनका कोई पृष्ठभूमि नहीं था, वो हमारे देश की संसद में बैठे हैं और वो हमारे लिए नियम कानून बनाते। क्या नियम कानून बनाएंगे और वो क्या संविधान पे बहस करेंगे, आप जरा मुझे बता दो। जब तक पढ़े लिखे लोगों का क्या मानना है, पढ़े लिखे लोगों का सिर्फ एक लाइन का मानना है कि दुनिया की सबसे गंदी चीज कोई है तो राजनीति है। क्या है, राजनीति। ठीक है, गंदी है नहीं, गंदी बनाया गया है, इसको गंदी बनाया गया है। तो जब तक पढ़े लिखे आप जैसे समझदार लोग जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक देश बदलने वाला नहीं है। चिल्लाने से, योजना बनाने से, रोज नया नया नियम बनाने से और रोज 10-20 डीएम का ट्रांसफर करने से अगर देश बदल जाता तो बहुत कुछ हो जाता। ये बदलने वाला है नहीं, चाहे कोई कितना भी हो हल्ला कर दे, कोई कितना भी पोस्टर बैनर बनवा ले, ठीक है। इसके लिए सटीक कानून होना जरूरी है, और सटीक कानून तभी बन सकता है जब क्या हो, मैनेज वे में काम किया जाए, हर काम को एक तरीके से किया जाए, और उसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का होना वहां आवश्यक है, ठीक है। खैर चलो, कटाक्ष करने से अच्छा अपने टाइम पर बात करते हैं टॉपिक पर। तो याद रखें दोस्तों, अब यहां बात आती है साइमन कमीशन की। देखिए साइमन कमीशन आया ही क्यों था भारत, मुद्दा तो पहले ये है ना, साइमन कमीशन क्यों आया था दोस्तों। इसके पहले बहुत सारे संवैधानिक सुधार हुए थे, जैसे 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आया था, 1919 में दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। तो संवैधानिक सुधारों की व्याख्या करने के लिए कि जो सुधार हुए हैं ये सही हुए हैं, गलत हुए हैं, भारत में संवैधानिक तंत्र कैसा चल रहा है, इन सभी चीजों के ऊपर निर्णय लेने के लिए कौन आया था, साइमन कमीशन आया था। लिख रहा है नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 27 में गठन हुआ, 1928 में प्रशासनिक सुधारों, संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देना इसका कार्य था, और उसके लिए भारत आया। लेकिन इसमें कोई भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, इस वजह से इसका
जम करके विरोध किया गया पूरे भारत में। लिख रहा है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। इसके सभी सदस्य श्वेत थे, श्वेत माने अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था और पूरे भारत में जमकर विरोध किया गया। इसी के बाद दोस्तों लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था, ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय जी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चल के आपको मैंने पढ़ाया था कि सेंट्रल असेंबली में कैसे बम फेंका, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और लास्ट में 3 लोगों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो सारी कहानी मैं पहले ही बता चुका हूं। आज यहां नेहरू रिपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। लिख रहा है कि नेहरू रिपोर्ट, इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, उनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कराया था, उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, प्रदर्शित किया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया संवैधानिक सुधारों की व्याख्या के लिए। जिस तरह से साइमन कमीशन आया था उसी तरह से यह नेहरू रिपोर्ट भी आया। करा नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करना, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई, पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति आदि पर बातचीत किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। करा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर। ठीक है, और इसी में पहली बार स्वराज की बात की गई। स्वराज मतलब स्वराज की बात तो कई बार की जा चुकी थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात यहां पर की गई और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। आगे चल के 1931 में अधिवेशन होता है कराची में। कराची आप जानते हैं पाकिस्तान में पड़ता है, तो ठीक है, याद रखिएगा कराची में वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया 1931 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहली बार झंडा 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय, ठीक है, लाहौर में फहराया गया था, इसको याद रखेंगे। और फिर अगले साल 26 जनवरी 1930 को यहां क्या रखा गया? याद रखें, प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, जरा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ स्टार्ट किया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार को लेकर के शुरू हुआ था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू किया था? दांडी मार्च की यात्रा की थी। और कितने अनुयायियों के साथ? तो परीक्षा में आज भी प्रश्न आता है, तो याद रखिए 78 अनुयायियों के साथ मिलकर के महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर एक गांव था दांडी, वहां तक की यात्रा किया, पैदल यात्रा। ठीक है, तो शुरू कब हुआ था यात्रा? तो याद रखिए, और 12 तारीख को, और यहां पर मार्च में, और यहां 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। करा दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी क्या थे? सम्मिलित थे। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि कौन से अमेरिकी मूल के पत्रकार गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में गए हुए थे? तो क्या बताएंगे? वेब मिलर। ठीक है, याद रखिएगा, वेब मिलर। ठीक है, लिख रहा नमक कानून को तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयबजी ने उनका स्थान लिया था। तो अब्बास तैयबजी को भी याद रखेगा। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी ने इस नमक कानून को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये नमक कानून तोड़ने के लिए। कह सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का। कह नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा जो उसने किया था उससे किया है। किसने किया है यह तुलना? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का वर्णन करा। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह ही शुरू हो गया, पूरे देश में चलाया गया सत्याग्रह। इसी संदर्भ में तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर आपने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी का नाम सुना होगा, उन्होंने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक क्या किया? नमक कर के लिए क्या किया? आंदोलन किया और पैदल मार्च किया। मालाबार में वायुकुम सत्याग्रह शुरू होता है और उसके नायक, ठीक है, सत्याग्रह के नायक के कलप्पन, ये तो सत्याग्रह पहले हुआ था, उसके नायक थे के कलप्पन। उन्होंने काली घाट से पेन्नार तक की नमक यात्रा किया। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में एक संगठन बना था खुदाई खिदमतगार, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया गया था इसी संगठन के द्वारा, उसको याद रखेगा। खान अब्दुल गफ्फार खां पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया है? याद रखेगा, भारत रत्न दिया गया, विदेशी व्यक्ति को दिया गया पहला भारत रत्न में कौन आता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। कह रहा है कि इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खुदाई खुदमदार के लाल कुर्ती संगठन से जो सदस्य थे। कह रहा मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मणिपुर में याद रखेगा दोस्तों एक 13 वर्षीय नागा महिला थी जिनका नाम था रानी गौंडिल्यू, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो याद रखेगा इस आंदोलन में दोस्तों जम करके महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो प्रश्न आता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी की इस आंदोलन में सबसे ज्यादा थी, तो क्या बताएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
करा असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया और कर न देने और लगान न देने संबंधित आंदोलन चलाए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना ने बड़ा जो है अद्भुत कारनामा किया था। ठीक है, तो वानर सेना और मंजरी सेना दोनों याद रखेगा। कब गठित किया गया था? तो याद रखे जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में, उस समय सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यवर्दा जेल में स्थानांतरित कर दिया ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार किया जा सके। और यवर्दा जेल को क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने मंदिर का जो है संज्ञा दिया था, तो उसे मंदिर माना जाता था। ठीक है, यवर्दा जेल को। लिख रहा गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। इसके पहले 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति हिस्सा लेने के लिए नहीं गया। इसीलिए इरविन जो उस समय वायसराय था वो गांधी जी से एक बार बातचीत करना चाहता था कि कैसे भी करके आंदोलन क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लिख रहा तेज बहादुर सप्रू एवं आर्यम जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ और इसमें मान गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी स्वयं हिस्सा लेने के लिए लंदन चले गए। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। करा सरोजिनी नायडू ने गांधी को और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दिया है, तो उसको भी याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए रेड लाइन दिया हूं इसको। लिख रहा गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ जिसमें मौलिक अधिकारों को पेश किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने हालांकि दिया था, बट उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल, तो उसको भी याद रखेगा। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी थोड़ा आप देख लीजिए। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया? तो याद रखेगा दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, पहली बार। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने भारत में कहां पर किया था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था, वहां पर किया था। राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयोग रॉलेट एक्ट के समय में किया गया था, जब आप कह सकते हो कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तब। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी ने पीटर मारिट्जबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। जब अफ्रीका में गए थे, जब वो फर्स्ट क्लास में जाके बैठ गए थे और उन्हें धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। करा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे और गांधी जी ने गांधी जी किसके विचारों से प्रभावित थे? तो टॉलेस्टाय के विचारों से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने एक टॉलेस्टाय फार्म की भी स्थापना कर रखा था। ठीक है, एक फिनिक्स आश्रम, एक टॉलेस्टाय फार्म, दोनों याद रखेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी MS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। दोस्तों, इसी तरह से आगे और भी मजा आता रहेगा, बशर्ते आप आराम से पढ़ते रहो। एक सेक्शन और आएगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी समाप्त होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो कुछ छूटा होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा या फिर आपका अगला विषय स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।